नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। होपफुली आपके आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इस बार आप सभी ज़रूर सिलेक्शन लोगे। देखो, हम भी आपके इसी सिलेक्शन को और पक्का करने के लिए अपने पल्स एक्सप्रेस बैच में 20 दिनों के अंदर सारे कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यूज और पॉसिबल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को पूरी तरीके से रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे। तो देखो, मैथ साइंस में चैप्टर वाइज आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन के माध्यम से फिर से ब्रशअप कराने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम आज से बायो में सेल यानी कोशिका से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल, मतलब कोशिका की खोज किसने की। अब देखिए, इसके पीछे के हम सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले, उसके बाद हम आंसर पे आएंगे। देखिए, तो सबसे पहले 1665 की बात है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल के अंदर प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या किया, डेड सेल को देखा, मृत कोशिका को देखा। ठीक, तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, कॉर्क सेल में प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है वो डेड सेल की खोज की। ठीक, अब देखो उसके बाद क्या हुआ, 1674 में लिवन हुक ने क्या किया, लिवन हुक ने जो है वो पॉन्ड वाटर में, है ना, तालाब के पानी में शैवाल को देखा, है ना। शैवाल को देखा मीन्स एल्गी को देखा, है ना। और ये कैसा माइक्रोस्कोप था, ये एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप था। और इन्होंने कैसे मतलब सेल को या कोशिका को देखा, ये जीवित कोशिका या लिविंग सेल को देखा। ठीक है, तो यहां से क्या क्या समझ में आया कि भाई अगर डेड सेल पूछे, मृत कोशिका पूछे या सिर्फ सेल पूछे, तो हम किसका नाम जानते हैं, हम जो है वो रॉबर्ट हुक साहब का नाम जानते हैं। ठीक है, और साल कौन सा है, 1665। याद रखना, आपको लग सकता है क्या कि भाई 1665 हम क्यों याद करें, बट अगर पेपर टफ होगा तो 1665 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहीं अगर हमसे पूछेगा क्या कि लिविंग सेल की खोज किसने की, तो यहाँ पे जो है वो लिवन हुक साहब की बात आ जाएगी, लिवन हुक साहब की बात आएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा हाँ, लिवन हुक को आप एक और जानते हो क्या कि इनको जो है वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, ये याद रखना, है ना। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अगर पूछता है तो लिवन हुक साहब है। ठीक है, इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने जो है वो एल्गी को देखा था, इन्होंने शैवाल को देखा था। और वहीं इन्होंने जो है वो क्या देखा था, रॉबर्ट हुक साहब ने कॉर्क सेल के अंदर देखा था, इन्होंने कॉर्क सेल के अंदर जो है वो मृत कोशिका को देखा था। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे पूछ रहा है सीधा सेल। यहाँ पे क्या पूछा, सीधा सेल। तो यहाँ पे सेल पूछा, अब सेल जो है वो या तो डेड सेल हो सकता है या फिर सेल होगा। तो अब जो है वो हम क्या देखेंगे, क्या कि क्या कौन से होंगे, यहाँ पे रॉबर्ट हुक साहब होंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए आगे देखते हैं, आगे का क्या क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रहा है, साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन, मीन साइटोप्लाज्म जो है वो किन दो चीजों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन है। तो पहले हम सेल के रचना को समझ लेते हैं और फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम सेल को देखते हैं, ये एक सेल है अपना। सबसे पहले एक बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, सेल के बाहरी चीज को समझते हैं, आउटर मोस्ट, क्या समझते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को समझते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को। अब देखिए आउटर मोस्ट लेयर, अब आपको पता है क्या कि सेल दो तरीके का, सबसे पहले ये समझते हैं क्या कि सेल जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक तो प्लांट सेल होगा, एक जो है वो पादप कोशिका होगी, और एक जो है वो एनिमल सेल होगा, एक जो है वो एनिमल सेल होगा। ठीक है, तो देखिए आउटर मोस्ट लेयर, अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अगर पादप कोशिका की बात करते हैं, तो इसमें सबसे बाहरी लेयर जो है वो क्या होगा, ये सेल वॉल होगा। ठीक है ना, और सेल वॉल के बाद जो है वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, है ना, एनिमल सेल की बात करते हैं, तो इसमें जो है वो क्या होगा, इसमें जो है वो सेल वॉल नहीं होगा, इसमें जो है वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो है वो क्या नहीं होगा, यहाँ सेल वॉल नहीं होगा, यहाँ सेल वॉल नहीं होगा, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो ये बात आपको समझ में आई। अब देखो, अब हम समझते हैं, सपोज करके चलते हैं क्या कि ये जो अपना जो अभी मैंने सेल लगाया हुआ है, ये एक एनिमल सेल है। ठीक है, तो इसके बाहर में ये बाहरी जो है, इसकी कलर चेंज कर दीजिए, देखिए इसका जो बाहरी वो है, बाहरी लेयर है, ये कौन सा है, ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब देखो ये फ्लूइड वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये जो फ्लूइड वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना, इस फ्लूइड पार्ट को कहते हैं, अंदर के पार्ट को जो है वो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको कहते हैं हम क्या, साइटोप्लाज्म। और उसके बाद ये जो अंदर दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा पार्ट,
ये वाला पूरा पार्ट जो दिख रहा है इसको कहते हैं हम केंद्रक यानी न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है ना? तो ये मूल है, ये तीन चीजें हैं। ठीक है, अभी साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ये छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं, ये दिख रहा होगा, ये जो है वो दिख रहा है, फिर ये जो है वो आपको दिख रहा है, ये पूरा चीज दिख रहा है। तो इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? सम्मिलित तौर पे क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। इसको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, इसे हम सेल ऑर्गेनेल्स, हालांकि सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे होते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे क्या कि भाई गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी बॉडी होती है, लाइसोसोम होता है ना, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है ना, ये राइबोसोम होता है, बहुत सारी चीजें हैं आगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें सेल ऑर्गेनेल होती है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको समझ में। हमारा क्वेश्चन ये था, हमारा क्वेश्चन ये था क्या कि भाई साइटोप्लाज्म किन दो चीजों के बीच में पाया जाता है? किन दो चीजों के बीच में? तो हमें क्या दिखा क्या कि भाई ये साइटोप्लाज्म, ये हमारा ये था यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ये पूरा जो है वो फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो फ्लूइड है पूरा, ये पूरा जो है वो साइटोप्लाज्म है। तो किन दो चीजों के बीच में पाया गया? अगर मैं एक और फोटो अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो क्या दिखता है कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये है साइटोप्लाज्म। तो किन दो चीजों के बीच में पाया गया? न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में या सेल मेम्ब्रेन के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। देखिए एक चीज मुझे और याद आया, देखिए आपने साइटोप्लाज्म सुना होगा, आपने प्रोटोप्लाज्म करके भी कुछ सुना होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पूरे अंदर के चीजों को, मतलब सेल के अंदर की चीजों को, सॉरी न्यूक्लियस बोल दिया मैंने, सेल के अंदर की चीजों मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें होती हैं, मीन्स न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इन दोनों को ही सम्मिलित तौर पे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो क्या बोले, प्रोटोप्लाज्म में क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस भी कंबाइंड होता है, प्लस साइटोप्लाज्म भी होता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया। यहाँ पे जो है वो हमने देख लिया क्या कि भाई साइटोप्लाज्म किन दो चीजों के बीच में पाया जाता है। डन। अब आगे देखते हैं। देखिए ये जो है वो सेल कंपोनेंट बना दिया मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है, जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है, इसी को हम कहते हैं साइटोसोल। ठीक है ना, इसको हम साइटोसोल कह देते हैं, जो पानी वाला पार्ट होता है ना। इसमें जो है वो आप समझो क्या कि इसको जो हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन भी कहते हैं, जिसमें क्या कि कुछ कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा फिर क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स हो जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हो जाते हैं, जिसमें क्या कि लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक ये सब चीज होता है, लाइक है ना, ये सारी चीजें होंगी। चलिए अब आगे देखें। देखिए आगे क्या क्वेश्चन है, आगे हमारा क्वेश्चन है विच is the outermost covering of the cell, outermost covering of the cell that separates the content of the cell from external environment। अब कह रहा है क्या कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका की सामग्री को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है। अब सोच के देखो, अभी हमने सेल देखा था, अभी हमने सेल देखा, तो कौन सा बाहरी आवरण था? बाहरी आवरण जो है, अगर जो है वो आउटर मोस्ट लेयर, इसी चीज के बारे में तो पूछ रहा है, अगर ये प्लांट सेल होगा तो सबसे बाहरी आवरण कौन सा होगा? ये जो है वो अपना सेल वॉल होगा। और अगर ये एनिमल सेल होगा तो सबसे बाहरी आवरण कौन सा होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। क्लियर है? अब देखो इसमें जो है वो, इसमें क्या पूछा? डायरेक्टली सेल पूछा। अब हम सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन में जो है वो सबसे पहला एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दिया है और सेल वॉल भी दिया है। तो आप ही खुद सोच के बताओ कि मैंने आपको क्या बोला। अगर प्लांट लिखा होगा, प्लांट सेल लिखा हुआ होगा, है ना। हालांकि पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया था, मैंने यहाँ पे जो है वो जानबूझ के यहाँ पे सेल वॉल भी डाला है, यहाँ पे कुछ और था, लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, इस वजह से मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। देखो अगर प्लांट सेल होगा तो प्लांट सेल में आप क्या करोगे? प्लांट सेल में सेल वॉल करोगे। ठीक है, एनिमल सेल होगा, एनिमल सेल होगा तो आप इसमें क्या करोगे? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन करोगे। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ सेल होगा, अगर सिर्फ सेल होगा, और अगर ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया होगा, अगर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया होगा, तो आप जो है वो इसे यही कंसीडर करके ऑप्शन में लोगे। या फिर अगर ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, सेल वॉल भी दिया हुआ है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दिया हुआ है, तो आप किसको कंसीडर करोगे? सेल वॉल को कंसीडर करोगे। तो होपफुली आपको ये बात भी समझ में है कि अगर ऑप्शन जो है वो अगर टेढ़ा मेढ़ा आएगा तो आप किसको लोगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जब सेल वॉल दिया होगा तो हम जो है वो सेल वॉल को सबसे बाहरी आवरण मान के चलेंगे। ठीक, ये भी समझ में आया। चलिए आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स
इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। क्या कह रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है वो प्लांट सेल में तो पाया जाता है, मीन्स प्लांट सेल में पाया गया बट एनिमल सेल में नहीं पाया गया। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई पहले हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में समझ लेते हैं, फिर हमें खुद ही पता चल जाएगा कि भाई कौन सा किसमें पाया जाएगा और कौन सा नहीं। देखिए सबसे पहले हम सेल को देखें। सेल में हमने क्या देखा, क्या कि सबसे आउटर मोस्ट एक लेयर होता है ना, आउटर मोस्ट में। तो आउटर मोस्ट में क्या, या तो भाई सेल वॉल होगा, अगर जो है वो प्लांट सेल होगा तो सेल वॉल होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक, अब देखिए अब जो है ये प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बताया, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है भाई, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसी को तो बोलते हैं, इसी को तो कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है वो इसे बांटा, यहाँ पे क्या बांटा, एक साइटोप्लाज्म बांटा और एक न्यूक्लियस बांटा। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी भाई, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, है ना, हेरिडिटरी मटेरियल, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर तो ये चीजें होंगी। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर भी मैंने आपको बताया क्या कि भाई साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड वाला मटेरियल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं, जिसे मैंने आपको बताया क्या कि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन भी कहते हैं, जिसमें क्या कि कुछ कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, कभी फैट आ जाएगा, है ना, प्रोटीन आ जाएगा, ये सारी चीजें, ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें क्या देखना है, हमें सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखना है। अब देखो कितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अब आपको पता है क्या कि भाई नॉर्मली अभी मैं ये सारी चीजें आगे डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से, बट यहाँ देखो आप, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, जिसे हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखो भाई ये क्या करेगा, ये रेस्पिरेशन में काम करेगा, है ना, ये आगे और डिस्कस होगा, बट यहाँ पे अब भाई रेस्पिरेशन करना तो भाई दोनों ही ना, दोनों ही जीवित कोशिका है, एनिमल सेल भी, अगर एनिमल सेल भी जो है वो जीवित है और प्लांट सेल भी जीवित है, तो दोनों को ही तो रेस्पिरेशन करना है ना, तो श्वसन करने के लिए। तो भाई ये जो है वो एनिमल सेल में भी होगा, ये प्लांट सेल में भी होगा, ठीक। अब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है भाई, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है ना। अभी मोटे मोटे समझ के चलते हैं क्या कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो अब सोचो कि भाई क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, प्लांट जो है वो अपना खाना बनाता है, प्लांट जो है वो क्या करता है, अपना खाना बनाता है, अपना खाना बनाता है किससे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है ना। इसीलिए प्लांट को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है ना, ऑटोट्रॉप्स। और हम जो है वो एनिमल क्या है भाई, एनिमल क्या है, एनिमल जो है वो हेटेरोट्रॉप है ना, हेटेरोट्रॉप्स है, ये आपको पता है, जो अपना खुद से खाना बना लेता है उसे ऑटोट्रॉप कहते हैं, और जो किसी चीज अपने खाने के लिए किसी दूसरे वस्तु या जानवर पे अगर जिंदा है या किसी भी दूसरे प्राणी पे जिंदा है ना, उसको क्या कहते हैं, उसे हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या हम खुद अपना बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो किसमें होगा, एनिमल में नहीं होगा, और प्लांट में क्या होगा, प्लांट में होगा, ठीक, ये चीज पता चली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है लिपोप्रोटीन को और ग्लाइकोजन को, ठीक है। तो भाई ये भी तो जो है वो जीवन जीवन के लिए जरूरी है, तो ये भी जो है वो क्या एनिमल में भी होगा और प्लांट में भी होगा। वहीं अगर गोल्गी बॉडी की अगर बात करें तो ये पैकेजिंग का काम करती है, पैकेजिंग का काम करता है, सेल के अंदर पैकेज करके कहीं ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इसकी जरूरत भी तो एनिमल के अंदर भी पड़ेगी और प्लांट के अंदर भी पड़ेगी, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन ये हमारे शरीर में, बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है ना, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है ना, मतलब शरीर के अंदर संरचना करने का काम करता है, किसका भाई, हड्डी का, बोन का, मसल का, ठीक है ना, कार्टिलेज का, मसल का, कार्टिलेज का, है ना। ये चीज आप देखते हो क्या कि जो जिम करते हैं ना वो प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन लेके क्या करते हैं भाई, जिम जो है तो जिम करने के बाद तुरंत प्रोटीन पाउडर पीते हैं। क्या होता है उससे, उससे जो मसल्स जो है वो ज्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है ना, तो प्रोटीन का काम ये होता है। तो ये प्रोटीन बनाने का काम करता कौन है, ये राइबोसोम करता है। याद रखना है कि जितने भी मतलब राइबोसोम जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो भाई जो भी जीवित प्राणी होगा वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, इसके थ्रू, राइबोसोम के थ्रू। तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो एनिमल भी जीवित है और प्लांट भी जीवित है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं लिखता हूँ, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वायरस जो है ना, वायरस के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाएंगी, बट राइबोसोम जो है, राइबोसोम जो है वो वायरस के अंदर नहीं होता है, और इसीलिए वायरस जो है वो अपने खाने के लिए, है ना, हमेशा जो है वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, ये डिपेंडेंट होता है, और इसीलिए आपको पता होगा क्या कि वायरस जो है वो एक होस्ट की तरह एक्ट करता है। क्या करता है, होस्ट की तरह एक्ट करता है, और ये हमेशा अपने खाने के लिए जो है वो क्या करता है, किसी दूसरी जीव के ऊपर जो है वो निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो याद रखना है क्या कि भाई ये अपना वायरस जो है वो, वायरस के पास क्या होता है, नहीं मतलब क्या नहीं होता है, राइबोसोम नहीं होता है, और इस राइबोसोम के ना होने के कारण ये क्या नहीं कर पाता है, ये प्रोटीन ही नहीं बना पाता है।
ये प्रोटीन नहीं बना पाता है, जिसके कारण ये अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा, जिसके कारण ये जीवित ही नहीं रहेगा, और इसीलिए एक होस्ट की तरह एक्ट करेगा, ये किसी दूसरे के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब देखो लाइसोसोम, लाइसोसोम लाइसोसोम जो है वो क्या करता है, लाइसोसोम लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम जो है वो असल में डाइजेशन में काम करता है। ठीक है ना, ये आगे आएगा। ये डाइजेशन में काम करता है, सेल के अंदर जो हम खाना खाते हैं, खाना बेचते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है एंजाइम्स को यूज करके। ठीक है, तो ये काम करेगा। तो भाई पचाने की जरूरत तो भाई एनिमल को भी है और प्लांट को भी है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ठीक, अब देखो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो है ना वो स्पिंडल फाइबर्स के लिए होता है एनिमल सेल के अंदर, है ना। स्पिंडल फाइबर्स मसल के अंदर ना इस तरीके के बेलन शेप में, ये इस तरीके से बेलन शेप के जो है वो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, तो उसका काम होता है। बट ये जो है वो क्या होगा, ये सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर होता है, ये एनिमल सेल्स के अंदर है, प्लांट के अंदर नहीं होता है। वहीं वैक्यूल्स की अगर बात करें, वैक्यूल्स की बात करें तो ये प्लांट सेल में, लेकिन वैक्यूल्स जो होता है ये आपसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैक्यूल्स जो है वो एनिमल सेल में भी होगा, प्लांट सेल में भी होगा। बट ये चीज आपसे पेपर में पूछा जाता है कि प्लांट सेल में ज्यादा बड़ा होता है एनिमल सेल के कंपेरिजन में। प्लांट सेल में जो है वो वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, तो पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि वैक्यूल का साइज किसमें बड़ा होता है, तो ये प्लांट सेल में। तो होपफुली आपको समझ में आया कौन कौन से में हमने देखा, हमने जो है वो देखा कि भाई इसमें नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट, जो है वो याद रखने की चीज है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल में नहीं होता है। वही जो है वो एक याद करने की जरूरत है कि सेंट्रोसोम जो है वो एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता है। ठीक, ये चीज है। तो अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं वापस। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्या कि प्लांट में होता है बट एनिमल में नहीं होता है। तो एक बात बताओ, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट अभी हमने देखा क्या कि क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है, ये हेटेरोट्रॉप्स के अंदर होता है। क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स के अंदर होता है। वहीं ऑटोट्रॉप्स के अंदर नहीं होता है, ऑटोट्रॉप्स के सेल में नहीं होता है। ऑटोट्रॉप्स कौन से हैं, एनिमल सेल क्या है, ऑटोट्रॉप है, एनिमल सेल ऑटोट्रॉप है, तो इसमें नहीं होगा, हेटेरोट्रॉप्स में होगा। क्लोरोप्लास्ट का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलें आगे देखिए, ये मैंने लगा दिए हैं, आप इसको देखिए ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल का, है ना। अब आगे देखते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि प्लांट सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ, पादप पौधों की कोशिका भित्ति निम्नलिखित से बनी होती है। मतलब सेल वॉल जो है प्लांट का सेल वॉल किस चीज से बना होता है, तो सेल वॉल छूटा हुआ था, चलो सेल वॉल को खत्म कर लेते हैं। देखिए अब सेल वॉल को देखते हैं। देखो तो ये प्लांट का सेल है ना, सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो है वो ये बाहर वाला लेयर है, ये क्या होगा, ये सेल वॉल होगा। ठीक है, ये अंदर वाला लेयर है, इसके अंदर ये क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, इस तरीके से हो जाएगा। डन। अब देखते हैं क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर होगा, ये किसमें पाया जाएगा, फाउंडिंग किसमें पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा, साथ ही साथ बैक्टीरिया में पाया जाएगा। तो याद रखना है, क्या याद रखना है तुम्हें, है ना, प्लांट सेल तो याद हो ही गया, साथ में साथ जो है बैक्टीरिया याद रखना है कि बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। ठीक, किसमें नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया नहीं जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज का बना हुआ होता है, यही तो क्वेश्चन था, किस चीज का बना हुआ होता है। तो बना हुआ होता है हमारे सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का और पेक्टिन का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो सबसे पहले अगर प्लांट पूछ दिया, प्लांट सेल अगर किस चीज का बना हुआ है, तो आप मारोगे सीधा सेलुलोज। ठीक, प्लांट सेल किस चीज का बना हुआ है, सेलुलोज का। उसके बाद पूछेगा अगर एल्गी, शैवाल अगर पूछेगा, तो आप क्या पूछोगे, हेमी सेलुलोज का बना हुआ होता है। किस चीज का बना हुआ होता है, हेमी सेलुलोज का बना हुआ होता है। और अगर पूछ दिया फंजाई, ठीक है ना, फंजाई, फंजाई अगर पूछ दिया तो किस चीज का बना हुआ होता है, चिटिन का बना हुआ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है ना, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। प्लांट जो है वो सेलुलोज का, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया प्लांट सेलुलोज का बना हुआ है, तो हो सकता है क्या कि फंजाई पे उनका ध्यान हो कि फंजाई किस चीज, फंजाई का सेल वॉल किस चीज का बना होता है, तो ये चिटिन का बना हुआ होता है। ठीक है, और दूसरा एल्गी जो है वो हेमीसेलुलोज का। ठीक, अब इसका फंक्शन क्या होगा भाई, फंक्शन क्या होगा भाई, ये शेप देता है, एक डेफिनेट शेप देता है। आप देखते हो क्या कि भाई हम जो है वो अपने अगर हाथ को, हाथ के अगर मांसपेशियों को दाबते हैं तो वो दब जाता है, दबता है ना, क्योंकि हमारा सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। सेल वॉल जो है ना वो कठोरता प्रदान करता है। वहीं आप जाके देखो क्या कि अगर आप पेड़ जो है, अगर पेड़ के ऊपर से आप उसको दबाओ, क्या दबेगा, नहीं दबेगा। तो वो क्या करता है, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, ये परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब क्या हुआ, देखो अगर ये सेल वॉल है इस तरीके से, ये सेल के अंदर का ये सेल वॉल है, ऐसा ऐसा सेल वॉल है, मैं सिर्फ बाहर का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये सेल वॉल है, तो ये कैसा होगा, ये पोरस होगा, ये पोरस होगा, है ना। अरे भाई आप सोच के देखो क्या कि भाई अगर कोई एक्सचेंज करना होगा खाना, अगर सेल के अंदर आएगा तो अगर छिद्र नहीं होंगे तो अंदर आएगा कैसे, है ना। तो यहाँ से जो है वो अंदर जाने का, या यहाँ से जो है वो बाहर जाने का, तो इसीलिए इसी को ये पोरस होता है। ये क्या होता है, पोरस होता है ना, छिद्रनुमा होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, जो है इसे परमिएबल कहते हैं। ठीक है,
अब जो है वो क्या रिपेयर करेगा, खुद को रीजनरेट करेगा, बिल्कुल बिल्कुल करेगा। उसके बाद क्या है, प्रोटेक्ट सेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल पैथोजन, बाहरी जो है वो जंतुओं से जो है वो बचाने का काम करता है, पैथोजन से बचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, आगे देखिए। चलिए, तो यहाँ पे जो है वो अपना क्वेश्चन रह गया ना, अपना क्वेश्चन ये था क्या कि भाई प्लांट का सेल वॉल किस चीज का बना हुआ होता है, तो भाई किस चीज का बना हुआ होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। साइटोप्लाज्म वैसे भी खत्म हो जाता है ना, साइटोसोल क्या होता है, लिक्विड मटेरियल जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ये चीज भी खत्म हो गया। ग्लूकोज से कैसे बनेगा, ठीक है ना, ये चीज है। ठीक है, एक चीज और क्या कि सेल्यूलोज जो है वो ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल्यूलोज को पचा नहीं पाती है। ह्यूमन बॉडी इसे पचा नहीं सकती, इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है ना, सेल्यूलोज को जो है हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो नहीं कर सकती है डाइजेस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस कौन सा है। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हमेशा याद होता है क्या कि भाई पावर हाउस कौन सा आता है, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, एकदम हमेशा याद करते हैं, है ना। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप बहुत सारी बातें नहीं जानते होंगे, जो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की, कोलिकर साहब ने की। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर में, एसएससी के पेपर्स में भी जो है वो ये पूछा जा चुका है ना, कि डिस्कवरी किसने की है, कोलिकर ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कोलिकर, पूरा नाम याद मत करो, बस कोलिकर याद कर लो। ठीक है, तो उसके बाद फिर नाम किसने दिया, बेंदा ने, आप नहीं याद करो, इसको रहने दो, है ना। अब उसके बाद देखो ये किसमें नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है, ये बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, ये किसमें नहीं पाया जा रहा है, ये बैक्टीरिया में नहीं पाया जा रहा है, और ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जा रहा है। देखो ब्लू ग्रीन एल्गी को और क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रहना है क्योंकि भाई बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है। अभी हमने देखा क्या कि बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया में जो है वो सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है, और वहीं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ऐसे करके अगर आप लिखते जाओगे तो ये आपके काम में आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं होता है। डन, ये चीज इसे पावर हाउस कहते हैं, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। बाकी अब इसके फंक्शन को समझते हैं। देखो अभी जब मैंने आपको बोला था ना क्या कि रेस्पिरेशन का काम करता है, देखिए रेस्पिरेशन, अगर आपने जो है वो ह्यूमन वाला पूरा सेक्शन पढ़ा होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर पढ़ा है तो उसमें रेस्पिरेशन आया होगा। ठीक है ना, बहरहाल हम लोग भी इसे आगे डिस्कस करेंगे, बट ये रेस्पिरेशन को थोड़ा समझते हैं। देखो रेस्पिरेशन में जो है, जब हम रिस्पायर करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो हमारा खाने का डाइजेशन भी इससे होता है, मतलब खाने से जब हम एनर्जी निकाल रहे होते हैं। ठीक है ना, तो फूड का डाइजेशन तो हो गया, बट डाइजेशन के बाद हमें चाहिए क्या, फाइनली एनर्जी चाहिए, है ना। और वो एनर्जी का जनरेशन जो है वो रेस्पिरेशन से होता है। ठीक है ना, क्या होता है, एनर्जी का जनरेशन होगा, है ना, एनर्जी हम जो है वो जनरेट करेंगे। और हमारे बॉडी में एनर्जी जनरेट कैसे होगा, एनर्जी जो है वो एटीपी के थ्रू होता है, एटीपी के थ्रू, क्या बोला था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कई पेपर में तो सिर्फ इसका नाम ही पूछ लेते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, इसीलिए इसे हम जो है वो क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी पूछता है कि एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं, तो एटीपी को कहते हैं। ठीक है ना, तो एटीपी हो गया। ठीक है, और ये जो जनरेशन होता है, तो ये जनरेशन होता है, ये किस साइकिल के थ्रू होता है, ये क्रेब साइकिल के थ्रू होता है। कौन से साइकिल से, क्रेब साइकिल के थ्रू जो है वो क्या होता है, एनर्जी का जनरेशन होगा। तो रेस्पिरेशन जब करते हैं तो एनर्जी का जनरेशन करते हैं, और एनर्जी का जनरेशन से जो है वो हमें मिलता कौन सा है, एटीपी मिलता है। और उस एटीपी का, और ये जो एनर्जी जनरेशन का प्रोसेस जो है वो कौन से प्रोसेस से होता है, क्रेब साइकिल के थ्रू होता है। ठीक है, और टोटल जो है वो कितने एटीपी निकलता है हमारे सेल के अंदर, 38 एटीपी। ठीक है ना, इस चीज के बारे में हम पूरा, जब हम रेस्पिरेशन जब पढ़ेंगे ना ह्यूमन बॉडी का, तो वो पूरा मतलब पूरी बात मैं आपको बताऊंगा, बट अभी जो है वो मोटा मोटा हम समझ नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये जो है वो कहाँ हो रहा है, ये रेस्पिरेशन का काम करेगा, एटीपी जनरेशन का काम करेगा, और एटीपी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं। और क्रेब साइकिल जो है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये बात आपको समझ में आई। चलिए अब इसमें जो है वो 2 लेयर होता है, देखते हैं। इसमें 2 लेयर होता है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए, देखो इसमें जो है वो 2 लेयर होता है। ठीक है, ये बाहरी वाला लेयर है, देखना है आपको, ये एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियन मेम्ब्रेन है, और एक इंटर सॉरी एक जो है वो तुम्हारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, अब देखो ये जो है ना, ये बाहर वाला है, ये जो है ये आउटर वाला है, ये आउटर वाला है, और ये जो गोल गोल घुमा घुमा देख रहे हो ना, ये जो है वो इनर वाला है, ये इनर वाला है। ठीक है, आउटर वाला क्या करेगा, आउटर वाला पोरस होगा, ऐसे उसके ऊपर छिद्रनुमा स्ट्रक्चर होगा, जैसे मैंने आपको सेल वॉल में बताया। तो कोई अगर बाहर की चीज होगी तो वो अंदर आ सकेगी बड़े आराम से। ठीक है, तो ये काम करेगा। तो आउटर वाला तो सिर्फ पोरस हो गया, ठीक है ना, आउटर वाला तो सिर्फ पोरस हो गया, इसका काम तो ये हुआ। लेकिन इनर इनर वाले में आप देख रहे होगे ना क्या कि ये ऐसे ऐसे घुमा हुआ है, ये ऐसे ऐसे करके घुमा हुआ है।
ठीक है ना। तो क्या होता है ना क्या कि जो भी अंदर वाला जो माल मसाला आएगा वो क्या होगा, इसके अंदर ये देख रहे हो ना डॉट्स, ये इसके ऊपर जो है वो स्टिक करेगा, और इसके कारण देख रहे हो क्या कि ये जो है वो इसका सरफेस एरिया बहुत बढ़ गया ना, इस तरीके से करके आप सरफेस एरिया इसका पूरा बढ़ा हुआ है। तो इससे क्या होता है ना क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इस पे ठहरेगा, और इससे जो है वो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण क्या होगा, एटीपी जनरेशन और ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। बहरहाल ये पेपर में नहीं आना है, बस है तो मैंने आपको बता दिया, ताकि ये जो है वो लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा ताकि एटीपी फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से हो सके। ठीक। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसके पास अपना डीएनए होता है। इसके पास अपना क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है ना। अब जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए। अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा क्या कि न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास में अपना डीएनए होता है। ठीक है ना। बट आप देखना क्या कि एक और ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म जिसके पास अपना डीएनए होगा। ठीक है ना, ये अपना डीएनए होगा। तो इसमें याद करने वाली कौन कौन सी बात है, आप जो है वो ये कोलिकस साहब की बात याद रखोगे। ये जो है वो एब्सेंट किसके अंदर होता है, ये जो है वो बैक्टीरिया। आप सिर्फ बैक्टीरिया भी याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी को भी साइनो बैक्टीरिया ही कहते हैं। तो ये चीज हो जाएगा। उसके बाद ये पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो याद ही होगा। उसके बाद फिर आपको जो है वो रेस्पिरेशन वाली बात याद रखनी है, और उसके बाद ये डीएनए वाली बात याद रखनी है। तो ये सारी बातें जो है वो आपको याद रखनी है। तो हो गया आपका पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब आगे चलें, देखिए अब आगे है what do we call the process of contraction of the cell away from the cell wall due to water loss। अब वाटर लॉस, अब देखो क्या कह रहा है, क्या कि भाई ये अपना एक सेल है। ठीक है, ये अपना एक सेल है, ये सिकुड़ेगा। ठीक है ना, और ये सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है ना, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तभी तो सेल बोल रहे हैं। तो ये जो है वो सिकुड़ेगा। ये जब सिकुड़ेगा तो अंदर की तरफ जब सिकुड़ेगा तो आप देखो ये क्या, ऐसा कुछ सिकुड़ जाएगा, यूं ऐसा कुछ सिकुड़ जाएगा। तो ये अंदर की तरफ सिकुड़ गया और ये सेल वॉल से दूर हो गया। यही चीज कह रहा है, प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अंदर की तरफ। ये क्या हो रहा है, सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है। इसके अंदर वाटर लॉस होगा तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ रह जाएगा, और ये सेल वॉल बाहर की तरफ ऐसा ही रह जाएगा जैसा दिख रहा है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो पहले जो है वो सारे प्रोसेस को समझते हैं, और उसके बाद फिर इस प्रोसेस को अपने आप हम समझ जाएंगे। देखिए, देखो ट्रांसपोर्टेशन के जो है वो बेसिक दो प्रोसेस हैं। सेल में दो प्रोसेस हैं। अब देखो पहले एक मैं सेल बना दूं, है ना, पहले एक सेल बनाते हैं। देखिए अगर ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस। अगर मान लो क्या कि इसके अंदर दो ही तरीके से होगा भाई, एक तो फ्लूइड हो सकता है, सेल के अंदर दो ही चीजें जा सकती है, या तो भाई एक गैस जाएगा, एक गैस जाएगा, और नहीं तो एक फ्लूइड जाएगा, है ना, मतलब तरल पदार्थ जाएगी, या फिर आप लिक्विड कह लो डायरेक्टली, फ्लूइड में तो गैस भी आ जाएगी। ठीक है ना, तो गैस जाएगा या लिक्विड जाएगा, ये दो चीजें जाएंगी। तो अगर गैसियस एक्सचेंज होगा, मतलब समझो क्या कि अगर बाहर O2 है और अंदर CO2 है, CO2 को बाहर भेजना है और O2 को अंदर लेना है सेल के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस गैसियस एक्सचेंज है, ये तो गैसियस एक्सचेंज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन का प्रोसेस। ठीक है, तो अगर गैसियस एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। ठीक है ना, ये वही डिफ्यूजन है जब आप देखते हो क्या कि भाई आपने पढ़ा भी होगा क्या कि अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्या कि अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम एक रूम में परफ्यूम मारते हैं तो दूसरे में जो है वो दूसरे रूम में उसकी महक चली जाती है, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, वो डिफ्यूजन का प्रोसेस है। ठीक है ना, गैसियस एक्सचेंज के थ्रू है। ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है, अगर हम वाटर का एक्सचेंज कर रहे हैं या लिक्विड का एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ये बात समझ में आई। मतलब ऑस्मोसिस के अंदर ना, ऑस्मोसिस जो है वो तीन तरीके से काम करेगा सेल के अंदर। ठीक है ना, ऑस्मोसिस जो है वो तीन तरीके से काम करेगा, वो तीनों तरीके को पहले समझते हैं। ठीक है ना, तो अच्छा इस ऑस्मोसिस को ही जो है वो स्पेशल केस डिफ्यूजन का ही होता है, क्योंकि लिक्विड की बात आ गई तो हम जो है वो क्या कह रहे हैं कि इस डिफ्यूजन को ही कह रहे हैं, एक तरीके से घुमा के क्या कह रहे हैं, ऑस्मोसिस कह रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आई। अब हम इन तीनों प्रोसेस को, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये तीनों प्रोसेस को पहले समझते हैं। चलिए देखिए, सपोज करते हैं क्या कि सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन है, सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन है, इसको कॉन्सेंट्रेशन, इनर कॉन्सेंट्रेशन कह दिया, और एक कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड का है, उसको जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आउटसाइड कह दिया। ठीक है, अब एक केस को अज्यूम करते हैं जिसमें हम ये मान के चलते हैं क्या कि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। सेल के बाहर जो है वो लिक्विड लिक्विड जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है और इसके अंदर कम कॉन्सेंट्रेशन में है। अब आपको पता है एक चीज, क्या कि भाई हमेशा कोई भी लिक्विड जो है वो क्या होता है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है ना, आपको ये चीज पता है। तो देखो, अब देखो आप क्या कि अगर कोई चीज जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से अगर कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर मूव करता है तो सेल के बाहर लिक्विड ज्यादा है। हमने क्या देखा है, सेल के बाहर लिक्विड ज्यादा है ना, कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है और अंदर कम है तो क्या होगा, अंदर से बाहर से जो है वो अंदर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा, यही तो होगा, इस तरीके से जाएगा।
अब अंदर अगर ज्यादा चीजें अगर घुस जाएंगी तो क्या होगा, सेल फूल जाएगा। तो क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा क्या कि वो सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा, सेल फूल जाएगा। और इस सेल के फूलने को हम क्या कहते हैं, साइटोलाइसिस या फिर डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइटोलाइसिस या डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक। और इस तरीके के सिचुएशन को, मतलब इस तरीके के पूरे कॉन्सेंट्रेशन को, जिसमें सेल के कंसेंट्रेशन, सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये बात समझ में। अब देखो दूसरा, कि अगर कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ बराबर हो, मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ बराबर हो। ठीक है, अब बाहर बराबर हो तो क्या होगा भाई, अब आपको पता है क्या कि अगर दोनों तरफ बराबर हो तो मूवमेंट जो है वो कुछ होगा ही नहीं, कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। अगर कोई मूवमेंट नहीं होगा तो इसीलिए यहाँ पे नो इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इस तरीके के जो है वो सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए, अब जो है वो ये हो सकता है कि भाई कॉन्सेंट्रेशन अंदर का ज्यादा हो और बाहर का कम हो। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है क्या कि भाई अंदर का जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया और बाहर का जो है वो कम हो गया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा क्या कि भाई अंदर से जो है वो बाहर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। और जैसे ही अंदर से बाहर की तरफ अब अंदर का सामान निकल गया, अंदर से बाहर का अगर निकल जाएगा तो क्या होगा, वो सेल जो है वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, ये श्रिंक कर जाएगा। और श्रिंक करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। और इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये सारी बातें लिखी हुई है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है उसमें क्या होगा, सेल जो है वो फूल जाएगा। और इसके प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हम जो है इसके प्रोसेस को बोलेंगे साइटोलाइसिस या डीप्लाज्मोलाइसिस। वहीं अगर आइसोटोनिक की बात होगी तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। और अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वो सेल क्या होगा, सेल सिकुड़ जाएगा और ये होता है प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, आपको समझ में आया। देखो अब यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था क्या कि अगर सिकुड़ जाएगा सेल जो है, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक करेगा। तो श्रिंक करता है तो कौन सा होता है प्रोसेस, प्लाज्मोलाइसिस होता है प्रोसेस। ठीक है ना, प्लाज्मोलाइसिस होता है। और अगर सॉल्यूशन पूछ लिया तो सॉल्यूशन कौन सा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा है तो हो सकता है ये पूछ ले क्या क्या हाइपोटोनिक। तो इससे रिलेटेड इर्द गिर्द में जितना भी था वो मैंने आपको बता दिया क्या कि भाई किस टाइप का सॉल्यूशन है ना। अब देखो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ गया, अ सिंगल सेल्ड फर्टिलाइज्ड एग। बहरहाल ये तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है बट सेल में है, तो सिंगल सेल वाला, सिंगल जो है सिंगल सेल फर्टिलाइज एग को क्या कहते हैं, ये आप याद कर लो, जाइगोट कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, which cell organelle utilizes light energy during photosynthesis। अब देखो नॉर्मली अभी हमें कुछ नहीं आता बट फोटोसिंथेसिस देखा, तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है, अभी हमने देखा है क्या कि हमने देखा क्या कि क्लोरोप्लास्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो यहाँ अपना काम तो खत्म हो गया क्या कि क्लोरोप्लास्ट होगा, बट क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो आपको नहीं पता होंगी। ठीक है, उस चीज को देखते हैं। देखिए क्या है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट जो है उससे पहले हम प्लास्टिड्स को समझेंगे, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट हमें समझ में आएगा। तो देखिए प्लास्टिड को समझते हैं। प्लास्टिड का जो है वो डिस्कवरी किसने किया, प्लास्टिड की डिस्कवरी जो है वो हैकल साहब ने की। पेपर में आने वाला क्वेश्चन हो सकता है कि हैकल साहब ने की। ठीक है, अब ये जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, प्लांट के अंदर और एल्गी के अंदर। सीधी बात है क्या कि प्लास्टिड्स ऑटोट्रॉप्स के अंदर ही पाया जाएगा। ऑटोट्रॉप्स के अंदर मतलब क्या है क्या कि सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाएगा। ठीक है ना, तो प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाएगा। ठीक है, और ये एब्सेंट किसके अंदर होगा, एनिमल के अंदर। ये सारी बातें हम जानते हैं। अब देखो प्लास्टिड जो है वो दो तरीके का होगा, प्लास्टिड जो है वो दो तरीके का होगा, समझ में। एक होगा क्रोमोप्लास्ट, क्या होगा, एक होगा क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होगा आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है ना, क्रोमोप्लास्ट। अब देखो क्रोमोप्लास्ट में क्रोमो का अर्थ ही होता है, क्रोम का अर्थ ही होता है कलर। तो ये कलर देगा, ये क्या देगा, ये कलर देगा, मतलब इसके अंदर एक पिगमेंट होगा जो कलर देगा। इन सब सोच के देखना, क्योंकि यहाँ पे अगर ये सेल है, ये जो है वो अगर सेल है तो इसके अंदर अगर ये ग्रीन कलर का कुछ कलर है, अगर कभी ग्रीन कलर का कलर है तो इस पिगमेंट का नाम कुछ अलग होगा। अगर इसके अंदर कोई दूसरा कलर है तो इसका नाम कुछ अलग होगा, समझ रहे हो। इसका अगर इसमें लाल कलर का कुछ कलर है तो इसका जो है वो कुछ अलग कलर इसका नाम होगा। ठीक है ना, तो ये कलर देने वाला, तो ये क्या है, ये क्रोमोप्लास्ट है। वहीं ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्या करेगा, ये कलरलेस होगा, ये कलरलेस होगा। ठीक है ना, ये कलरलेस होगा, इसीलिए इसे व्हाइट प्लास्टिड भी कहते हैं। और ये जो है वो क्या होगा, कलर दे रहा होगा, क्रोमोप्लास्ट। ठीक, अभी देखते हैं। अब देखो क्रोमोप्लास्ट को समझते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, अगर क्रोमोप्लास्ट के अंदर अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट है तो वो क्या होगा, वो क्लोरोफिल होगा। उस ग्रीन, अब ये देखो यही ग्रीन कलर का पिगमेंट है ना, यहाँ पे ग्रीन कलर का पिगमेंट है, तो इस ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोरोफिल।
इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल बोलेंगे, ठीक है ना। और इस पूरे प्लास्टिड को हम क्या बोल जाएंगे, इस पूरे प्लास्टिड में ये है तो क्रोमोप्लास्ट, समझना मेरी बात को, ये कलर दिया है तो ये है तो क्रोमोप्लास्ट, बट इस क्रोमोप्लास्ट का नाम अब क्या होगा, स्पेसिफिक नाम होगा जिसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये हरे कलर का पिगमेंट है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, तो ये चीज था, ठीक। तो ये हो गया। अब ये क्या है, फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है, ठीक है, और यूवी रेस से भी बचाता है प्लांट को। डन। अब देखो अगर अदर टाइप के अगर पिगमेंट आ जाएंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो अदर टाइप के, अगर टोमेटो पूछ लिया, ठीक है ना, अगर टोमेटो पूछ लिया तो टोमेटो में जो है वो लाइकोपीन होता है, याद रखना है ये चीज, तो पेपर में आता है लाइकोपीन होगा। अगर कैरेट होगा तो कैरोटीन होगा, ये तो इसके नाम से ही हो गया है ना, कैरोटीन हो गया। अगर एप्पल होगा, एप्पल या कोई भी फ्रूट हो, याद रखना कोई भी फ्रूट हो, इसको क्या बोलेंगे, एंथोसाइनिन, एंथोसायनिन, ठीक है ना, एंथोसाइनिन। और अगर बीट रूट हो, है ना, तो बीट रूट में बीटा नाइन, ठीक है ना। ये चीज याद करने की चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा याद करोगे आप, ठीक है ना। ल्यूकोप्लास्ट, अब देखो ल्यूकोप्लास्ट, पेड़ को समझो जरा सा, पेड़ को देखो पहले, पेड़ तो ऐसा अपना पेड़ होगा, है ना, और पेड़ के अंदर ये जड़ वड़ होगा, ऐसे जड़ होगा, ठीक है ना। तब देखो अगर ऊपर की तरफ अगर सूर्य का किरण पड़ा, समझना मेरी बात को, यहाँ पे लेते हैं इसको, है ना, तो ये ऊपर की तरफ तो जो है वो सनलाइट आ रहा है, यहाँ तक तो सनलाइट में रहा, तो सनलाइट जहाँ जहाँ तक पड़ा वहां पे क्या हो गया, यहाँ पे तो क्रोमोप्लास्ट नहीं आया, क्या हुआ, यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट दिखा। लेकिन जहाँ सनलाइट आया ही नहीं, जहाँ पे सनलाइट आया ही नहीं, सनलाइट नहीं आया, वहां पे क्या होगा, वहां पे ल्यूकोप्लास्ट होगा, याद रखना ये चीज, ठीक है ना। बहुत टेक्निकली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो याद रह सके, ठीक है ना। ये ल्यूकोप्लास्ट है, ये ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कहाँ होता है, सनलाइट डिप्राइव्ड पार्ट में होता है, और ये कौन सा होता है, या तो रूट होगा नहीं तो स्टेम होगा, है ना, जिसमें अंडरग्राउंड स्टेम है उस जगह पे होगा। बाकी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे खाना वाना स्टोर होता है, जैसे स्टार्च के फॉर्म में हो, ऑयल के फॉर्म में हो, या फिर प्रोटीन के फॉर्म, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, ये इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि भाई प्लास्टिड भी जो है वो अपना डीएनए और राइबोसोम जो है वो बनाते हैं, ठीक है ना, सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी हमने देखा था ना कि डीएनए किसके किसके पास होता था, डीएनए जो है वो किसके किसके पास था, डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के पास था, न्यूक्लियस के पास था, माइटोकॉन्ड्रिया के पास था, और अब जो है हमें ये पता चला कि प्लास्टिड के पास था। तो ये आप याद करके रखेंगे, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के पास जो है वो क्या होता है, सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास नहीं होता है, ठीक है ना। वायरस के पास क्या नहीं होता है, वायरस के पास में राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है ना, इसीलिए वो में क्या कहते हैं, वो जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर नहीं पाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई, तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन तो क्लियर था पहले से, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए आगे है कि क्लोरोफिल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब देखो यहीं पे याद कर लो क्या कि क्लोरोफिल में जो है वो एलिमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, ठीक है, क्या होता है, मैग्नीशियम। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एलिमेंट होता है, ठीक है। एक चीज और याद कर लो इसी से रिलेटेड, इंसुलिन में कौन सा एलिमेंट होता है, इंसुलिन में जिंक होता है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है, तो कौन सा हो गया, मैग्नीशियम। चलिए आगे देखें, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, सबसे पहले हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, नाम किसने दिया प्रोटोप्लाज्म, तो देखो याद रखना है क्या कि प्रोटोप्लाज्म, अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले लेक्चर की शुरुआत में कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो कहते किसका, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो अब किसी ने बताया होगा तो समझ लेते हैं कि भाई किसने बताया, तो सारी बात को पहले समझ लेते हैं कि भाई किसने किसने क्या क्या बताया, वो सारी बातें देख लेते हैं, इर्द गिर्द की बात हो जाएगी। देखो अभी हमने जो है वो देखा क्या कि 1665 में, आपने अभी देखा क्या कि 1665 में जो है वो रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था, डेड सेल को बताया, डेड सेल के बारे में खोज किया था, है ना। अब डेड सेल के बारे में देखा तो इनकी एक बुक भी है, इनकी बुक है माइक्रोग्राफिक, याद रखना है इनकी बुक का नाम क्या है, माइक्रोग्राफिक। अब जो है वो अगर हम बात करें उसके बाद हमने लिवन हुक के बारे में देखा था, लिवन हुक को जो मैंने आपको बताया था कि ये माइक्रो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, और इन्होंने लिविंग सेल देखा था, और किसने देखा था, एल्गी में देखा था, ठीक है। अब देखो अब रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो न्यूक्लियस की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस की खोज की। उसके बाद क्या है, देखो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की अगर डिस्कवरी की बात करें तो दुजार्दीन, फेलिक्स दुजार्दीन, और यहाँ पर अगर उसके हम नाम देने की बात करें तो उसे किसने दिया, परकिंजे, ठीक है ना। तो प्रोटोप्लाज्म से हमने दो बात देखी, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से हमने दो बात देखी, प्रोटोप्लाज्म में हमने देखा ताकि इसकी डिस्कवरी की बात है, और एक जो है वो इसके नाम देने की बात है। अगर नाम देने की बात आएगी तो परकिंजे को याद करेंगे हम, परकिंजे को याद करेंगे, अगर डिस्कवरी की बात आएगी तो दुजार्दीन को याद करेंगे,
ठीक है ना। अभी जो है वो हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया कि नाम किसने दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, परकिंजे। बट अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया है तो अगले मतलब आने वाले पेपर्स में ये पूछा जा सकता है कि डिस्कवरी किसने की थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी बातें इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देखें। अब जो है वो सेल थ्योरी की बात कर लेते हैं, थोड़ी सेल थ्योरी की बात कर लें। देखिए, अगर सेल थ्योरी की बात अगर करते हैं तो सेल थ्योरी का जो है वो श्रेय किसको जाता है, स्क्लीडेन और स्वान को। ठीक है ना, सेल थ्योरी किसने दी थी तो वो किसके पास जाता है, वो स्क्लीडेन एंड स्वान। बट ये पूरी सेल थ्योरी नहीं दे पाए थे। सेल थ्योरी टोटल जो है वो 3 है। देखो, सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी में मुख्यतः 3 बात है। बट इन्होंने जो है वो 2 बात दी थी और 1 बात वर्चाउ साहब ने दी। ठीक है ना, एक बात जो है वो वर्चाउ साहब ने दी। अब ये 2 बातें क्या क्या दी थी, एक जो है वो इन्होंने बोला कि ये बेसिक यूनिट है, सेल जो है वो जीवन का बेसिक यूनिट है। ठीक, ये सबको पता है। दूसरा, ऑल लिविंग थिंग्स प्लांट हो या एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। अब इन्होंने बोला क्या कि भाई बेसिक यूनिट सेल है और जो भी जीवित होगा मतलब प्लांट हो या एनिमल हो, वो जो है वो किस चीज का बना हुआ है, वो सेल का बना हुआ होगा। ठीक है, ये 2 बातें दी। अब उसी सेल थ्योरी को थोड़ा सा एक्सपैंड किया, एक थ्योरी और देखे। उन्होंने क्या बोला, वर्चाउ साहब ने बोला कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब पहले वाले सेल से ही दूसरे सेल, मतलब मान लो क्या कि ये एक पहले वाला सेल है, इसी में से जो है मैं आपको बताऊंगा आगे कि इसी में से जो है वो 2 मतलब ये पेरेंट सेल है, ये अगर पेरेंट सेल है, ठीक है ना, तो इसी से जो है वो एक डॉटर सेल 1 और एक दूसरा सेल जो है वो अपने पुराने वाले सेल से एक डॉटर सेल 2, ये जो है वो 2 सेल इसी से निकलेगा। ठीक है, ये बात उन्होंने बताई थी। डन। अब उसके बाद देखो, अभी तक जो है वो हमने बात की कि भाई सेल के बारे में बात कर लो, बट सेल को देखा होगा ना, सेल को हमने देखा कैसे, माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो माइक्रोस्कोप तो समझ लें क्या, माइक्रोस्कोप को किसने देखा, मतलब खोज की। तो देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ढूंढने वाले थे रस्का एंड नॉल। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, पेपर में बहुत सारे पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने ढूंढा था, तो रस्का एंड नॉल। ठीक है, अब देखो एक बात मैं आपको यहीं पे बता दूं। देखो, अभी जो है वो हमने सेल सेल को तो हमने देख लिया था माइक्रोस्कोप में, बट जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इस टाइप का है ना, उसके थ्रू हमने सेल ऑर्गेनेल्स को भी देख लिया है ना। सेल ऑर्गेनेल्स को देख लिया, जैसे कहते हैं हमने राइबोसोम देखा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक है ना, तो देखो ये चीज तो हमने देख ली उससे, बट हमने एक एक करके अलग अलग करके हमने इसके बारे में पढ़ाई भी तो की होगी ना इसको। तो सेल ऑर्गेनेल्स को सेल से अलग करना, सेल से अलग करने के प्रोसेस के बारे में भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। सेल से अलग करने के प्रोसेस के बारे में भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, और इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस को आप याद रखना, सेल फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, अगर पेपर टफ होगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेल ऑर्गेनेल्स को सेल से अलग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। ठीक है, ये बात समझ में। चलिए, तो अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन था प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया है। किसने नाम दिया है भाई, तो नाम दिया है आपको ये परकिंजे साहब ने। ठीक है ना, परकिंजे साहब ने। और दुजारदीन जो थे, दुजारदीन थे, उन्होंने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी की थी, इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, समझ आई बात आपको। चलिए अब आगे। अच्छा देखिए, अब मैं क्या बोलूँ आपको मतलब थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस है, तो अब ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, है ना। तो देखो क्वेश्चंस अभी और भी हैं, और वो मैं आपको अगले पार्ट में करवाऊंगा, क्योंकि ये चैनल नया है तो यूट्यूब के रेस्ट्रिक्शंस के कारण ना इस चैनल पे ज़्यादा लंबा वीडियो हम अपलोड नहीं कर सकते हैं। सो होपफुली आपको हमारा ये सीरीज पसंद आ रहा होगा और आप हमें सपोर्ट भी ज़रूर करोगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डाल पाएँ और आपकी मतलब आपका मदद जो है वो हो पाए इस चीज़ में, है ना। तो पूरा एक सफ़र होता है जिसमें अच्छे अच्छे कंटेंट अगर मिलते जाए तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद।